Shut up and sit down. चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं 18.4 इलेक्टोरल प्रोसेस। अब इलेक्शन होता कैसे है। इलेक्शंस इन इंडिया आर कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेड डाउन बाय लॉ। भारत में जो चुनाव होता है वह कानून में जो तरीका लिखा हुआ है उसके अनुसार होता है। द फॉलोइंग प्रोसेस इज ऑब्जर्व। अब जो हम लोग निम्नलिखित तरीके के बारे में पढ़ेंगे वो हमारे कानून में लिखा हुआ है। सबसे पहला 18.4.1 नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन। The process of election officially begins when on the recommendation of Election Commission, the President in case of Lok Sabha and the Governor in case of State Assembly issues a notification for the election. अब यह जो तरीका है चुनाव का ये औपचारिक रूप से तब चालू होता है जब जो चुनाव आयोग है वह ये सलाह देता है, रिकमेंड करता है लोकसभा के मामले में राष्ट्रपति को और राज्य विधानसभा के मामले में, राज्यसभा के मामले में जो स्टेट रिलेटेड है, गवर्नर राज्यपाल को कि वो एक नोटिफिकेशन जारी करे कि अब चुनाव होंगे। 7 days आर गिवन टू द कैंडिडेट्स टू फाइल नॉमिनेशन। जो लोग चुनाव में खड़े होने चाहते हैं उनको 7 दिन का समय दिया जाता है कि वो अपना नाम दाखिल करवाएं। द 7th day इज द लास्ट डेट आफ्टर द इशू ऑफ नोटिफिकेशन एक्सक्लूडिंग संडे। अब जिस दिन नोटिफिकेशन दिया गया है उससे 7वां दिन लास्ट डे होता है। अगर मान लीजिए संडे पड़ जाएगा तो संडे को काउंट नहीं किया जाएगा। स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स इज डन ऑन द डे नॉर्मली आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन। अब जो नॉमिनेशन पेपर्स आता है, ठीक है, उसकी जांच पड़ताल की जाती है, ठीक है। अब ये लास्ट डे जो नॉमिनेशन का होता है उसके बाद होता है, ठीक है। द कैंडिडेट कैन विड्रॉ हिज और हर नॉमिनेशन ऑन द सेकेंड डे आफ्टर द स्क्रूटनी ऑफ पेपर्स। अब जब जो पेपर्स है उसका जांच पड़ताल हो जाता है उसके दूसरे दिन अगर कोई व्यक्ति चाहे जो कि तो वो अपना नाम वापस ले सकता है। इलेक्शन इज हेल्ड नॉट अर्लियर देन 28th डे आफ्टर द विड्रॉल। अब जो चुनाव है वो विड्रॉल के 20 दिन के पहले नहीं हो सकता। फिर 18.4.2 फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन। अ पर्सन हु इंटेंड्स टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन इज रिक्वायर्ड टू फाइल नॉमिनेशन पेपर इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म इंडिकेटिंग हिज नेम, एज, पोस्टल एड्रेस एंड सीरियल नंबर इन द इलेक्टोरल रोल्स। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अगर वो चाहता है कि वह चुनाव में खड़ा हो तो उसको अपना नॉमिनेशन फाइल करना पड़ता है नॉमिनेशन पेपर में। वो एक फॉर्म होता है जिसमें उसको अपना नाम, अपना उम्र, वो कहाँ रहता है, पूरा पता और साथ ही साथ उसका जो वोटर कार्ड है, इलेक्टोरल रोल है, उसका वोटर कार्ड नंबर उसको लिखना पड़ता है। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू बी ड्यूली प्रपोज्ड एंड सेकेंडेड बाय एटलीस्ट 2 वोटर्स रजिस्टर्ड इन द कंसर्न्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब जो आदमी चुनाव के लिए खड़ा होना चाहता है उसको खुद वहाँ आना पड़ता है और उसके साथ कम से कम उस चुनावी क्षेत्र के 2 मतदाता होने आवश्यक है। एवरी कैंडिडेट हैज टू टेक एन ओथ और मेक इन्फॉर्मेशन। हर एक कैंडिडेट को कसम खानी होती है, ठीक है। दीज पेपर्स आर देन सबमिटेड टू द रिटर्निंग ऑफिसर डेजिग्नेटेड बाय द इलेक्शन कमीशन। अब ये जो पेपर आता है वो किसको दिया जाता है? रिटर्निंग ऑफिसर को दिया जाता है जिसको चुनाव आयोग उस क्षेत्र के लिए चुनते हैं। 18.4.3 सिक्योरिटी डिपॉजिट। अब आइए हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट देखते हैं। एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट एट द टाइम ऑफ फाइलिंग नॉमिनेशन। हर एक कैंडिडेट को एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है जब वो अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं। फॉर लोकसभा एवरी कैंडिडेट हैज टू मेक अ सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹10,000 एंड फॉर स्टेट असेंबली ₹5,000। जब लोकसभा का चुनाव होता है तब जितने लोग खड़ा होना चाहते हैं, ठीक है, उनको 10,000 रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है और राज्य विधानसभा के लिए जो खड़ा होना चाहते हैं उनको 5,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है। बट कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 5,000 फॉर इफ कंटेस्टिंग द लोकसभा इलेक्शन एंड 2,500 फॉर कंटेस्टिंग विधानसभा इलेक्शन। लेकिन अगर कोई जो कैंडिडेट है वो शेड्यूल्ड कास्ट SC या शेड्यूल्ड ट्राइब ST से आता है तो उसको लोकसभा के चुनाव के लिए 5,000 और विधानसभा स्टेट असेंबली के चुनाव के लिए
2,500 रुपया ही डिपॉजिट देना पड़ता है। The security deposit is forfeited if the candidate fails to get at least 1/6 of the total valid votes polled. अब आप जो सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं ये जब्त कर लिया जाता है अगर उस कैंडिडेट को कम से कम 1/6 1/6 वोट नहीं मिले टोटल वोट के। कहने का मतलब मान लीजिए अगर 600 कुल वोट है, ठीक है, तो आपको 1/6 मतलब कम से कम 100 वोट आपको मिलेंगे, तभी आपका ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट मनी है आपको रिटर्न किया जाएगा। अगर आपको मान लीजिए 99 वोट भी मिले तो ये जो आप पैसा दिए हैं ये जब्त हो जाएगा। फिर 18.4.4 स्क्रूटनी एंड विड्रॉल। अब देखिए जांच पड़ताल होती है, फिर कुछ लोग चाहे तो विड्रॉ भी कर सकते हैं, अपना नाम वापस ले सकते हैं। All nomination papers received by the returning officer are scrutinized on the day fixed by the election commission. जितना भी नॉमिनेशन पेपर आता है रिटर्निंग ऑफिसर के पास, ठीक है, नामांकन पत्र जो आता है उसका जांच पड़ताल किया जाता है। कब? उस तारीख को, उस दिन जो तारीख इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग द्वारा चुना गया है। This is done to ensure that all papers are filed according to the procedure laid down and accompanied by the required security deposit. अब यह इसलिए किया जाता है ताकि यह बात सुनिश्चित हो सके कि जितने भी कागजात जमा किए गए हैं वो सही तरीके से जमा किए गए हैं और इसके साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी दिया गया है। The returning officer is empowered to reject a nomination paper on any one of the following ground. अब जो रिटर्निंग ऑफिसर है वो किसी भी नामांकन पत्र को खारिज कर सकता है, कैंसिल कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है नीचे दिए गए कंडीशंस पे। इफ द कैंडिडेट इज लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, अगर कोई कैंडिडेट 25 साल से कम उम्र का है तो उसका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा। इफ ही और शी हैज़ नॉट मेड सिक्योरिटी डिपॉजिट, अगर वो व्यक्ति सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं दिया है तो उसका नॉमिनेशन कैंसिल हो जाएगा। इफ़ ही और शी इज़ होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अगर उस व्यक्ति के पास कोई ऐसा ऑफिस है जहाँ से वो पैसा कमा रहा है, ठीक है, लाभ के लिए कोई ऑफिस खोला है, तो वो उसका नाम कैंसिल हो जाएगा। इफ़ ही और शी इज़ नॉट लिस्टेड एज वोटर एनीवेयर इन द कंट्री, अगर वो देश के किसी भी जगह पे वोटर लिस्ट में नहीं है, ठीक है, तो उसका नाम कैंसिल हो जाएगा। द सेकेंड डे आफ्टर द स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन पेपर इज द लास्ट डेट फॉर द विड्रॉल ऑफ द कैंडिडेट। अब मान लीजिए आज जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ये है 19 अगस्त, ठीक है, 19 अगस्त 2019, ठीक है। अगर आज ये स्क्रूटनी हुई थी तो कल 20 तारीख, ठीक है, ये लास्ट डेट है अगर कि आप अपना नाम वापस ले सकें। In case that day happens to be a holiday or Sunday, the day immediately after that is fixed as the last day for the withdrawal. अब मान लीजिए अगर नेक्स्ट डे संडे होता या कोई हॉलीडे होता तो उसके बाद वाला दिन, जिस दिन भी वर्किंग डे आएगा, वो डेट लास्ट डे माना जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 18.4.5 इलेक्शन कैंपेन के बारे में। चुनाव प्रचार कैसे होता है, चुनाव अभियान कैसे होता है। Campaigning is the process by which a candidate tries to persuade the voters to vote for him rather than others. अब देखिए जो प्रचार होता है, चुनावी प्रचार, उसमें क्या होता है, यह एक ऐसा तरीका है जहां पर जो प्रत्याशी है, जो कैंडिडेट है, जो चुनाव में खड़ा हुआ है, वह मतदाताओं को, वोटर्स को मनाता है या मनाने की कोशिश करता है कि वह उसको वोट दें, कि दूसरे को ना दें। During this period, the candidates try to travel through their constituency to influence as many voters as possible to vote in their favor. अब जब चुनाव प्रचार हो रहा होता है तो जो कैंडिडेट है, प्रत्याशी, वो व्यक्ति जो चुनाव में खड़ा हुआ है, वह अपने चुनावी क्षेत्र में घूमता है और वह कोशिश करता है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वह मतदाताओं को, वोटर्स को अपने तरफ कर पाए ताकि वह उन्हें वोट दे। In the recent times, the Election Commission has granted all the recognized national and regional parties free access to the state-owned electronic media. The All India Radio (AIR)
and the Doordarshan to do their campaigning. अभी जो भारत का चुनाव आयोग है वह जितने भी राष्ट्रीय या राज्य की जो पार्टियां हैं, नेशनल एंड रीजनल पार्टीज, उनको इस बात की अनुमति दे दिए हैं कि आप राज्य में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूरदर्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए. द टोटल फ्री टाइम इज फिक्स्ड बाय द इलेक्शन कमीशन विच इज अलॉटेड टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज. अब इसमें जो टोटल कितना उनको समय मिलेगा चुनाव अभियान करने के लिए, ठीक है, वो चुनाव आयोग द्वारा दिया जाता है कि आपको इतना समय दिया जा रहा है हर एक पार्टी को. कैंपेनिंग स्टॉप्स 48 आवर्स बिफोर द डे ऑफ पोलिंग. जिस दिन चुनाव होने वाला है, ठीक है, वोट होने वाला है, उसके 48 घंटा पहले चुनाव प्रचार रोक दिया जाता है. अ नंबर ऑफ कैंपेन टेक्निक्स आर इन्वॉल्व इन द इलेक्शन प्रोसेस. जो चुनाव का तरीका है, ठीक है, जब चुनाव हो रहा होता है तो उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं प्रचार करने के. सम ऑफ दीज आर, अब इनमें से कुछ क्या है, होल्डिंग पब्लिक मीटिंग्स. अब सभा बुलाई जाती हैं जिसमें उस क्षेत्र के लोग रहते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हैंडबिल्स हाईलाइटिंग द मेन इश्यूज ऑफ देयर इलेक्शन मैनिफेस्टो. इलेक्शन मैनिफेस्टो इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द पॉलिटिकल पार्टी. It is a declaration of policies and programs of the party concerned. About this you will read in detail in the following lesson 19. अब देखिए, हैंडबिल डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है. अब हैंडबिल क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ. ये देखिए, ये एक तरह का हैंडबिल है जो हमारे इंस्टीट्यूट का है, ठीक है. इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखे हुए हैं हमारे इंस्टीट्यूट में क्या क्या होता है. तो अब ये तो वाइट पेपर में ब्लैक इंक से है. जो चुनाव का बनता है वो ग्लॉसी पेपर में बनता है, उसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन रहते हैं, वह दिखने में आकर्षक और ज़्यादा होता है. अब इसमें क्या रहता है, इसमें इलेक्शन मैनिफेस्टो रहता है. मतलब इसमें वो एक दस्तावेज है इलेक्शन मैनिफेस्टो जिसमें पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या काम करेगी, उसकी क्या क्या नीतियाँ होंगी, वो सब लिखी रहती हैं. इसके बारे में हम लोग आगे के वीडियोज़ में पढ़ेंगे. डोर टू डोर अपील बाय इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द पार्टी. अब देखिए, जिस राजनीतिक पार्टी का चुनाव हो रहा है उसमें जो प्रभावी लोग हैं, देखेंगे कभी फिल्म स्टार्स आते हैं, तरह तरह के जान पहचान के लोग आते हैं, ठीक है, जो लोग बहुत प्रसिद्ध हैं, वो घर घर जाके, हर एक पाड़ा में जाके, एरिया में जाके वो लोगों से अपील करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वोट दीजिए. ब्रॉडकास्टिंग एंड टेलीकास्टिंग ऑफ स्पीचेस बाय वेरियस पॉलिटिकल लीडर्स. अब बहुत सारे जो राजनीतिक नेता हैं वो लोग क्या करते हैं, घोषणा करते हैं, सभा बुलाते हैं, फिर वो लोग टीवी में भी आते हैं. 18.4.6 मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट. During the campaign period, the political parties and the contesting candidates are expected to abide by a model code of conduct evolved by the Election Commission of India on the basis of consensus among political parties. अब देखिए, जब चुनाव प्रचार हो रहा होता है तो ये चुनाव प्रचार कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टीज. क्यों करते हैं, ताकि वो चुनाव जीत पाए. अब इसमें कुछ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ठीक है, मतलब आदर्श आचार संहिता, मतलब कुछ कुछ नियम है जो पॉलिटिकल पार्टीज को मानना पड़ता है. अब ये जो आचार संहिता है, मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, ये कौन लाया, ये चुनाव अभियान चुनाव विभाग लाया, चुनाव आयोग, ठीक है. किस आधार पर, आम सहमति, जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके आम सहमति से लाया गया. इट कम्स इनटू फोर्स द मोमेंट शेड्यूल ऑफ इलेक्शन इज अनाउंस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन. अब ये जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता का जो कार्य है वो तब से चालू हो जाता है जब चुनाव आयोग यह घोषणा कर देता है कि चुनाव कब से होगा, चुनाव की तारीखें आ जाती हैं. द कोड ऑफ कंडक्ट इज एज फॉलो. अब ये कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड कंटेस्टिंग कैंडिडेट शुड नॉट यूज रिलीजियस प्लेसेस फॉर इलेक्शन कैंपेन. आज जो राजनीतिक पार्टियां हैं या वह कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे हैं वो किसी भी धार्मिक जगह में जाके अपना
चुनाव प्रचार, चुनाव अभियान नहीं कर सकते। Such speeches should not be delivered in a way to create hatred among different communities belonging to different religions, caste and languages. ऐसा कोई भी बात नहीं कहा जाएगा, कोई भी ऐसी घोषणा नहीं होगी जिसमें किसी एक समुदाय के खिलाफ आप बात कर रहे हो। लोगों का जाति लेके, धर्म लेके, भाषा लेके आप भेदभाव नहीं कर सकते, किसी एक का पक्ष नहीं ले सकते। ऑफिशियल मशीनरी शुड नॉट बी यूज्ड फॉर इलेक्शन वर्क। अब देखिए, जो चुनाव का काम है उसमें आप ऑफिशियल मशीनरी को इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। नो न्यू ग्रांट्स कैन बी सैंक्शन, नो न्यू स्कीम्स और प्रोजेक्ट्स कैन बी स्टार्टेड वंस द इलेक्शन डेट्स आर अनाउंस्ड। अब जैसे ही चुनाव की तारीखों का घोषणा हो जाता है कि चुनाव अब इस तारीख से होगा, तब से कोई भी नया ग्रांट नहीं दिया जा सकता। मतलब जो सरकार है वो लोग कोई भी नया स्कीम नहीं ला सकती है, कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट कर सकती है। वन के नॉट मिस यूज मास मीडिया फॉर पार्टीशन कवरेज। अब देखिए, मास मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कोई, ताकि वो धर्म के आधार पर, ठीक है, अपना वोट मांगे। फिर आता है 18.4.7 स्क्रूटिनाइजेशन ऑफ एक्सपेंसेस। अब देखिए, चुनाव अभियान में खर्च तो बहुत होता है, तो वो खर्च का हिसाब किताब, जांच पड़ताल भी किया जाता है। Though the Election Commission provides free access for a limited time to all the recognized national and state parties for their campaign, this does not mean that political parties do not spend anything on their election campaign. अब देखिए, चुनाव अब जो हमारा आयोग है वो एक सीमित समय देता है जिसमें जितने भी राष्ट्रीय या राज्य स्तर के जो पार्टी हैं वो अपना चुनाव अभियान करते हैं। तो इसका मतलब ये देखिए, अब आपको यहाँ पे फ्री एक्सेस मिल रहा है, आप मुफ्त में ये सब कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनका खर्च होता ही नहीं है। द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स कंटेस्टिंग इलेक्शन स्पेंड लार्ज सम ऑफ अमाउंट ऑन देयर इलेक्शन कैंपेन। अब देखिए, जो राजनीतिक दल हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, और जो प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट्स जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, वो बहुत खर्च करते हैं अपने चुनावी अभियान में, चुनाव प्रचार में। However, the Election Commission has the power to scrutinize the election expense to be incurred by the candidates. हालांकि जो चुनाव आयोग है उनके पास ये शक्ति है कि जो चुनाव में खर्च हुआ है, जो प्रत्याशी कैंडिडेट जो खर्च किया है, उसका वो जांच पड़ताल कर सकते हैं। There is a ceiling on expenses to be incurred in the parliamentary as well as state assembly election. अब देखिए, एक सीलिंग लगाया गया है, ठीक है, कि आप चाहे वो संसद का चुनाव हो या राज्य विधानसभा का चुनाव हो, इसके लिए आप इतना ही खर्च कर सकते हैं अपने चुनाव अभियान में, चुनाव प्रचार में। Every candidate is required to file an account of his election expenses within 45 days of declarations of result. एक बार जब रिजल्ट आ जाता है कि कौन जीता कौन हारा, तो जो हर एक कैंडिडेट को, हर एक प्रत्याशी को उसका चुनाव में कितना खर्चा हुआ है, 45 दिन के अंदर, चुनाव का जो निर्णय है वो निकल जाने के 45 दिन के अंदर अपने खर्चे का विवरण देना पड़ता है। In case of default, or if the candidate has incurred expenses more than the prescribed limit, the Election Commission can take appropriate action and the candidate elected may be disqualified and his election may be countermanded. अब मान लीजिए, अगर कोई प्रत्याशी, कोई कैंडिडेट डिफॉल्ट पाया जाता है, या मान लीजिए या तो वो अपना एक्सपेंसेस का अकाउंट, उसका जितना खर्च हुआ है वो जमा ही नहीं किया, या तो वो जो खर्च किया है वो ज़्यादा खर्च किया है जितना लिमिट था, तो जो चुनाव आयोग है वो अपना स्टेप उठा सकते हैं। उनके पास अधिकार है कि वो एक्शन ले सकते हैं, और वो चाहें तो उस कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, या तो चाहें तो उसको हटा सकते हैं। 18.4.8 पोलिंग, काउंटिंग एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि पोलिंग जिस दिन वोट होता है, काउंटिंग कैसे गिना जाता है, और कैसे डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, निर्णय कैसे आता है। In order to conduct polling, large numbers of polling booths are set up in each constituency.
चुनाव कराने के लिए जब पोलिंग होता है, ठीक है, तो पोलिंग के लिए बहुत सारे पोलिंग बूथ्स होते हैं, ठीक है। एक चुनावी क्षेत्र में आप देखेंगे बहुत सारे होंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपके क्षेत्र में चुनाव हो रहा है तो एक ही जगह जाके सब वोट दे रहे हैं। हर एक वार्ड में, हर एक जगह पे एक जगह पोलिंग होता है, ठीक है, और वहां पे कुछ लोग जाते हैं, तो इस तरह से सब जगह पे होता है। ईच बूथ इज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर विद द पोलिंग ऑफिसर टू हेल्प द प्रोसेस। हर एक बूथ में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, ठीक है, और उनके साथ पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं इस काम को करने के लिए। A voter casts his or her vote secretly in an enclosure so that no other person comes to know of the choice he or she has made. It is known as secret ballot. अब जो मतदाता है वो अपना जो मत देता है, वोट देता है, वह गुप्त तरीके से देता है, ठीक है। देता तो वो उस रूम में ही है, लेकिन वहां पे एक बक्सा रहता है जिसके अंदर मशीन रहता है, और वो जब वोट देता है तो वो वोट किसी को नहीं दिखता है कि वो किसको वोट दिया है। इसको सीक्रेट बैलेट कहते हैं, गुप्त मतदान। आफ्टर द पोलिंग इज ओवर द बैलेट बॉक्सेस आर सील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एजेंट्स ऑफ द कैंडिडेट्स। जब पोलिंग हो जाता है तो जो मतदान का बक्सा है, बैलेट बॉक्स, उसको सील कर दिया जाता है, ठीक है, और उस समय जो प्रत्याशी है कैंडिडेट, उसके भी एजेंट्स वहां रहते हैं। अब ये क्यों रहते हैं? देखिए, मान लीजिए दो पार्टी है, ठीक है, पार्टी ए और पार्टी बी, ठीक है। अब जो रूम है जहाँ पे वोटिंग हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे एक बॉक्स है, ठीक है, यहाँ पे आप वोट दे रहे हैं। अब यहाँ पे ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, ठीक है। अब ये तो हो सकता है ना कि ये ऑफिसर्स भी गलती करें, ठीक है, ये भी धोखा दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसी रूम में जितने भी पार्टी हैं उनके एक एक एजेंट भी बैठे रहते हैं। वो देखते हैं कि जो चुनाव है वो सही तरीका से हो। अब हर एक पार्टी का वहां पे आदमी बैठा होता है, तो इससे क्या होता है कि कोई एक पार्टी फायदा नहीं उठा सकता है। एजेंट्स इंश्योर दैट नो वोटर इज डिनाइड राइट टू वोट, प्रोवाइड द वोटर टर्न्स अप कम्स विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लाइफ टाइम लिमिट। एजेंट्स जो होते हैं कैंडिडेट के, वो इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी मतदाता को मना ना किया जाए अपने मत देने के अधिकार से। लेकिन ये चीज होना चाहिए कि जो समय है, मान लीजिए सुबह 7 बजे से लेके अगर शाम को 5 बजे तक वोट है, तो इसके बीच में अगर कोई जाएगा तो उसको अलाउ है। अब कोई 5 बजे के बाद जा रहा है तो हो सकता है कि उसको मना कर दिया जाए। फिर है 18.4.9 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम्स। The Election Commission has started using tamper-proof electronic voting machine to ensure free and fair election. अब देखिए, चुनाव आयोग जो है वो एक नया तरीका लाया, ठीक है, जिसको ईवीएम कहते हैं। ये छेड़छाड़ विरोधी है, टैम्पर प्रूफ इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, और इससे क्या होता है कि जो चुनाव है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होता है, ठीक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। Each machine has the names and symbols of the candidates in the constituency. हर एक मशीन में जो प्रत्याशी है, जो कैंडिडेट है उस चुनावी क्षेत्र का, उसका नाम रहता है और उसके पार्टी का सिंबल रहता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं यहाँ पे नाम रहता है, ये सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके, यहाँ नाम रहता है, यहाँ पार्टी का सिंबल रहता है, और ये बटन है। आप मान लीजिए जिसको वोट देना चाहते हैं उसके सामने वाला बटन आप दबाएंगे और उसको वोट दे देंगे। One electronic voting machine EVM can accommodate maximum 16 candidates. एक EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कुल 16 प्रत्याशियों को लिया जा सकता है। But if the number exceeds 16, then one EVM may be used. लेकिन मान लीजिए अगर कोई चुनावी क्षेत्र है जहाँ पे 16 से ज्यादा लोग खड़े हैं चुनाव के लिए, तो एक से ज्यादा EVM मशीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। If the number of candidate is very large, ballot papers may be used. मान लीजिए अगर जो कैंडिडेट है, जो प्रत्याशी, वो बहुत ज्यादा है, तो वहां पे बैलेट पेपर का इस्तेमाल हो सकता है। The voter has to press the appropriate button to vote for the candidate of his or her choice. अब जो मतदाता है वो अपने इच्छा से जिस कैंडिडेट को, जिस प्रत्याशी को वो अपना वोट देना चाहता है, उसके सामने वाला बटन वो दबाएगा। As soon as the button is pressed, the machine is automatically switched off.
जैसे ही वो बटन को दबाया जाता है तो मशीन अपने आप बंद हो जाती है। देन कम्स द टर्न ऑफ नेक्स्ट वोटर, फिर दूसरे मतदाता का बारी आता है। द मशीन इज easy to operate and with this the use of ballot paper and ballot boxes is done away with। अब ये जो मशीन है इसको बहुत ही आसानी से इस्तेमाल किया जाता है और ईवीएम के आने से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के आने से बैलेट पेपर और बैलेट बॉक्स का जो इस्तेमाल था वो खत्म हो गया। When the machine is used, the counting of votes becomes more convenient and faster। अब जब से मशीन का इस्तेमाल होने लगा तो जो हम लोग वोट्स को काउंट करते हैं, गिनते हैं, वो बहुत ही आसान हो गया और बहुत ही जल्दी वो वोटिंग काउंट होने लगा। The EVMs were used in all the 7 Lok Sabha constituencies in Delhi in 1999 and later in the all the state assembly constituencies। अब ये जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, ये सभी 7 लोकसभा के जो क्षेत्र हैं दिल्ली में 1999 में वहाँ इस्तेमाल किए गए थे और बाद में जितने भी स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, राज्य विधानसभा के जो चुनाव क्षेत्र है, वहाँ भी इनका इस्तेमाल होने लगा। In 2004 general election, EVMs were used all over the country for लोक सभा इलेक्शन। 2004 में जो आम चुनाव हुए उसमें ये जो ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो पूरे देश में जो लोकसभा का चुनाव है उसमें इस्तेमाल किया गया। The sealed ballot boxes or EVMs are shifted in tight security to the counting center। अब देखिए, जो चुनाव होता है वो अलग अलग जगह होता है, हर एक जगह पे ईवीएम्स होते हैं, तो जो बैलेट बॉक्स या ईवीएम्स है उसको सील करने के बाद बहुत ही कड़ी निगरानी में जहाँ पे गिनती होने वाली है, काउंटिंग सेंटर, वहाँ पे ले जाया जाता है। काउंटिंग टेक्स प्लेस अंडर द सुपरविजन ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ कैंडिडेट्स एंड देयर एजेंट्स। अब जो काउंटिंग है वो किसके सुपरविजन में होता है, देख रेख में होता है? रिटर्निंग ऑफिसर के। और उस समय वहाँ पे जो प्रत्याशी है वो और उसके एजेंट भी मौजूद रहते हैं। If there is any doubt about the validity or otherwise of a vote, decision of the returning officer is final। अब मान लीजिए अगर कोई आपको डाउट होता है, संदेह होता है कोई वोट का, तो जो रिटर्निंग ऑफिसर का जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय माना जाएगा। As soon as counting is over, the candidate securing the maximum number of votes is declared elected or returned by the रिटर्निंग ऑफिसर। जैसे ही गिनती खत्म हो जाती है तो जो प्रत्याशी को सबसे ज्यादा मत मिलता है, वोट मिलता है, उसको विजेता घोषित कर दिया जाता है रिटर्निंग ऑफिसर के द्वारा। Repoll। If at the time of polling a booth is captured by some anti-social elements, the election commission may order holding of repoll in either the entire constituency or particular booth। अब मान लीजिए जब पोलिंग हो रहा होता है, ठीक है, वोटिंग की जा रही होती है, उस समय जो बूथ है, किसी भी बूथ में अगर कोई एंटी सोशल एलिमेंट, असामाजिक जो लोग हैं, वो लोग आके मान लीजिए वहां पे किसी तरह का गड़बड़ी करते हैं, कोई जबरदस्ती करते हैं वोटिंग में, तो जो चुनाव आयोग है उनके पास ये अधिकार है कि वो वापस से या तो पूरे चुनावी क्षेत्र में या तो उस बूथ में चुनाव करवा सकें। Counter demanding of election। If a duly nominated candidate belonging to a recognized party dies at any time after the last date of nomination and before the commencement of polling, the election commission orders countermanding the election। अब मान लीजिए कि जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट है, ठीक है, चाहे वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड पार्टी का है, अगर वो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन, जिस दिन आखिरी दिन होता है कि आप नॉमिनेशन कर सकते हैं, अपना नाम दे सकते हैं, अगर उससे पहले या तो वो मर जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, या तो नॉमिनेशन लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन के पहले मर जाए, या तो जो वोटिंग है जिस दिन जब स्टार्ट होने वाला उसके पहले मर जाए, तो प्रत्यादेश दिया जा सकता है चुनाव आयोग को के द्वारा, ठीक है। दिस इज नॉट जस्ट पोस्टपोनमेंट ऑफ पोलिंग, द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस बिगिंस फ्रॉम नॉमिनेशन इफ इनिशिएटेड अफ्रेश
इन द कंसर्न्ड कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए पोस्टपोन्ड तो हो जाता है, तो ये सिर्फ पोस्टपोन्ड नहीं है, पूरा जो चुनाव की प्रक्रिया है वो वापस से आरंभ की जाती है नॉमिनेशन से लेकर।